जय हिंद। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की 5वां लेक्चर को पढ़ेंगे। इसके पहले आपको हम भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट करवा चुके हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, हमारा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, उस चीज को हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये प्रत्येक भारतीय के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा वो कौन सा अधिकार है जिसके कारण से हम लोग इतना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने वो कौन कौन से अधिकार हमारे लिए लिखे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए लागू होता है, ये किसी कंपनी के लिए, ये किसी गवर्नमेंट के लिए या किसी और बॉडी के लिए लागू नहीं होता है। यानी कि मौलिक अधिकार की जब भी बात किया जाएगा तो किसी व्यक्ति के संदर्भ में ही बात किया जाएगा। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके बिना किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का डेफिनेशन अधूरा है, यानी कि वो व्यक्ति मौलिक अधिकार के बिना मानव जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो उसकी जिंदगी मानव जिंदगी की तरह नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब क्या है कि चूंकि मौलिक अधिकार के बिना मानव जिंदगी का डेफिनेशन अधूरा है, वो संपूर्ण नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे कहा गया है नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब यह बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसको कहा गया है नैसर्गिक। और ब्रिटिश का जो संविधान है उसमें इस वर्ड को कहा गया है मैग्ना कार्टा। हालांकि ये जो वर्ड है मैग्ना कार्टा ये फ्रांस का वर्ड है, लेकिन इसको ब्रिटिश के संविधान में यूज किया गया है मैग्ना कार्टा। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि संविधान के किस भाग को नैसर्गिक बोला जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा, तो बोलेंगे भाग 3 को बोला जाता है। ठीक है। अब क्या है कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें जो 85% चीजें हैं वो किसी दूसरे देश से लिया गया है। तो हमारा जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है, वो है यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस होता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसको आपका कोई पड़ोसी, कोई पब्लिक खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार खत्म कर सकती है कभी भी जब वो चाहे, जब उसको लगे कि इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो ना ही कोई पब्लिक और ना ही गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी आपका मौलिक अधिकार देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत चीन का युद्ध हो रहा है, उसमें आप आंदोलन कर दीजिए, सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दीजिए, तो उस टाइम पे बहुत ही हानिकारक होगा हमारे देश के लिए। इसीलिए कभी कभी आपके मौलिक अधिकार को सरकार कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है या हमेशा के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उसका रीजन है कि उसका कुछ देश पर इफेक्ट पड़ना चाहिए या किसी व्यक्ति विशेष पर उसका इफेक्ट गलत तरीके से पड़ना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए कि बहुत कम समय के लिए, कुछ समय के लिए आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जाएगा कि ये मौलिक अधिकार आपसे कुछ समय के लिए वापस ले लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं निलंबित करना। आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, जैसे आपका मौलिक अधिकार है वो किसी और व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है, किसी और व्यक्ति को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंध कौन लगाएगा? वो संसद लगाएगी उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध। ठीक है। अब मान लीजिए कि सरकार हम पे लगा दी प्रतिबंध कि हमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार उस पर रोक लगा दी, तो फिर उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको अगर सरकार बेवजह खत्म करेगी तो उसका रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका के पास हम जाएंगे और उससे हम सवाल कर सकते हैं, इस पर तर्क वितर्क हो कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि ये तर्क योग्य है, इस पर हम बात विवाद कर सकते हैं। इसीलिए अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि क्या मौलिक अधिकार वाद विवाद योग्य है, तो हाँ है। अब क्या है कि परिवर्तनीय मतलब इन्फोर्समेंट, हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप सरकार से सवाल कीजिए, जो सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है, हमसे ले रही है, उसको वापस लेना है हमें, यानी कि हम इन्फोर्स कर सकते हैं, वो परिवर्तन भी उसमें कर सकते हैं। सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है मौलिक अधिकार पे, अगर मान लीजिए कोई अधिकार खत्म कर दिया है तो फिर इसको वापस भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है, इसीलिए इसको हम परिवर्तनीय भी बोलते हैं, इन्फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको हम बारी बारी से देखते हैं।
क्या है। अनुच्छेद 12 में हम सबसे पहले चलते हैं। इसमें क्या है, अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है कि संविधान का परिभाषा, ये जो मौलिक अधिकार हमारा है भारतीय संविधान में, उसका डेफिनेशन क्या है। तो आपको हम बताए हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति की जिंदगी जीने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, अब क्या है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेट जो है वो नियम बना सकती है मौलिक अधिकार पे। यहाँ पे स्टेट को स्टेट नहीं, जैसे राज्य नहीं कहा गया है, जैसे बिहार, असम, राजस्थान, वो नहीं कहा गया है। स्टेट का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट। आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि गवर्नमेंट का 3 लेवल होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। यानी कि तीनों स्तर के सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अपने अपने लेवल पर वो इसका मॉनिटरिंग कर सके और उस पर कुछ छोटे छोटे लॉ बना सके, नियम बना सके। यानी कि जो स्टेट है, जैसे राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, लोकल सरकार हो गया, इसको स्टेट बोला गया है भारतीय संविधान में। या मान लीजिए कि अगर आप बिजली की चोरी करते हैं तो बिजली बोर्ड आप पे प्रतिबंध लगाती है, तो वहां पर बिजली का बोर्ड भी हो गया एक तरह का स्टेट, संविधान की भाषा के अनुसार। तो आप पे प्रतिबंध लगा सकती है, वो आप पे नियम बना सकता है। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 13 की ओर। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो जो आपका मौलिक अधिकार है उसको अल्पीकरण, उसको खत्म भी किया जा सकता है, मतलब डेरोगेशन। कहने का मतलब कि अगर आपका मौलिक अधिकार जो संविधान में दिया गया है अगर वो असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, जिसके कारण से किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए 3 तलाक था। 3 तलाक क्या था कि किसी पुरुष के लिए जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं उनके लिए अच्छे थे, लेकिन किसी महिला के लिए बहुत ही खतरनाक था, लेडीज के लिए। तो क्या है कि अगर वो मौलिक अधिकार किसी के लिए बहुत खतरनाक है तो उसको सरकार वापस कर सकती है, उसको सरकार खत्म कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि जो भी नियम संविधान से पहले बनाए गए हैं प्रो, और जो नियम संविधान के बाद बनाए गए हैं, अगर ये दोनों नियम हमारे मूल अधिकार को छीनना चाहेगा, मूल अधिकार को खत्म करना चाहेगा, तो फिर ये दोनों नियम मान्य नहीं होगा। इस दोनों नियम को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बहुत सारे नियम उससे पहले भी बन गए थे और उसके बाद भी नियम बनते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि 1955 में भी बना था एक बार पूरा संविधान का नियम, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो जो भी नियम पहले का है या बाद का है, अगर वो किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है, किसी व्यक्ति के जीवन को इफेक्टिव करती है, तो वो नियम खत्म किया जा सकता है। अब क्या है कि पहले वाले कानून भी बने रहेंगे जब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पहले कानून बन गया है वो हमेशा रहेंगे बने हुए। कब तक? जब तक कि किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक। जब भी किसी व्यक्ति के समूह को प्रॉब्लम अगर होती है तो उस अधिकार को खत्म किया जा सकता है। हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। ये क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता। कानून कहता है कि हमारे सामने तुम कोई भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई चपरासी, कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, तुम सब बराबर हो। इसीलिए कानून के सामने काली पट्टी बांधी जाती है कि हमारे सामने तुम जो भी हो सब समान हो। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसका सिद्धांत किसने दिया था? एबी डाइसी। ये एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबी डाइसी ने ही कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत दिया था। और ये जो बातें हैं, ये जो लॉ है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अब क्या है, इसमें तो बोल दिया गया कि कानून के समक्ष जो है समानता है, लेकिन अमेरिका में क्या है, इस बात को नहीं माना। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में ही चढ़ते हैं तो जो बच्चा है उसका टिकट, जो 5 साल का बच्चा है उसका टिकट, और जो 20 साल का युवा है उसका टिकट, दोनों का फेयर, दोनों का प्राइस एक ही तो नहीं रहता है, दोनों का डिफरेंस रहता है। या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में ही कहीं भी चले जाइए आप तो थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। जैसे अगर 20 साल का कोई युवा जवान अगर कोई क्राइम कर दे या कोई 5 साल का बच्चा क्राइम कर दे, दोनों को एक सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसीलिए फिर दूसरा कानून लाया गया इसके मतलब बदले में। ये हालांकि 80-90% ये इफेक्टिव है और 10% में ये भी इफेक्टिव है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन के आधार पे, जैसे मान लीजिए एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया या किसी और चीज के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया 2 व्यक्तियों में, तो उसके आधार पर जो है वो कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, जैसे ना चाइल्ड प्लस यंग प्लस ओल्ड, ऐसा कॉन्सेप्ट यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब क्या है कि कुछ लोगों को छूट है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर कोई क्राइम करते हैं तो उस टाइम पे उनको सजा नहीं सुना जाता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति पे चल गया मुकदमा, उनको सजा मिल गया, जज दे दिया सजा,
तो उनको अधिकार है, अनुच्छेद 71 के अनुसार उनको अधिकार है कि वो सजा माफ कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, मैं अपनी सजा को माफ करता हूँ। उसी तरह से राज्यपाल को भी अनुच्छेद 162 के तहत यह अधिकार दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को जब वो अपने पोस्ट पर, जब वो अपने पद पे रहेंगे, उस टाइम पे जज उनका नहीं सुनाएगा फैसला। जब वो अपने पद से निष्कासित हो जाएंगे, जब वो अपने पद से हट जाएंगे, उसके बाद उनके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा, तब तो उनको मानना ही पड़ेगा। ये संविधान लिखने वाले कितना अच्छा काम किए हैं, जरा बताइए। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 की ओर हम लोग। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग या वंश या जन्म स्थल के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो संविधान के खिलाफ होगा, आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, किसी का अगर कोई जाति छोटा जाति का है या आपका धर्म उसके धर्म से अलग है, तो उसके बेसिस पर, या कोई लड़का लड़की लिंग में उसका डिफरेंस है, या कोई और जेंडर का है, तो उसके कारण से उसके मतलब उसमें जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो नहीं कर सकते हैं। या वंशवाद, या मतलब कोई और किसी मतलब कोई खानदान का है, कोई वंश का है, उसके आधार पर भी आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में क्या है कि अगर वो भेदभाव, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है, तब जाकर के किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब आप बोलिएगा कि जहां फ्रंटियर पोस्ट है, जहां इंडिया का बॉर्डर एरिया है, वहां पर सिर्फ पुरुष को क्यों रखा जाता है? आप जानते हैं कि वहां पर कभी भी गोली चल सकती है, जो दुश्मन देश होता है कभी भी लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहता है, तो वहां पे इसीलिए महिलाओं को नहीं रखा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर लड़की और लड़का दोनों को समान अधिकार क्यों नहीं प्राप्त है, वहां पे दोनों क्यों नहीं मौजूद है। वहां की स्थिति को देखते हुए ऐसा नियम लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर भेदभाव तो हो गया, वहां पर सिर्फ लड़का है, लड़की नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको माना जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा करना अच्छा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों में हैवी वर्क जो होता है, बहुत लोड वाला वर्क होता है, वहां पर भी महिलाओं को नहीं रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं बायोलॉजिकल ही मतलब थोड़ा कमजोर होती है, इसलिए इस तरह की चीजों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जहां पर भेदभाव तर्क संगत है, जहां पर भेदभाव उचित है, वहां पर भेदभाव कर सकता है सरकार, संविधान हमारा। इसका हम लोग डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं। 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में बोलता है कि लोक नियोजन की समानता, मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी नौकरी है, जो भी सर्विस है, उस सभी में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये तो बोल दिया हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसमें बोल दिया क्या कि सभी को नौकरी में समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि कोई अगर छोटे जाति का है, कोई अगर मतलब जैसे फीमेल और मेल में अंतर है, या स्थल किसी का जन्म कहीं पर हुआ है, तो उसके आधार पर अगर कोई पिछड़ा है, कोई बहुत ज्यादा पीछे है, कोई बहुत ज्यादा आगे है, तो उसके बेसिस पर उसको आरक्षण मिल जाता है। और यहाँ पर आरक्षण को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी यहाँ पर भेदभाव तो हो रहा है, यहाँ पे सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आरक्षण जो होता है हमेशा 3 चीज को देख करके मिलता है, उसकी जाति, उसका लिंग और उसका स्थल। कभी भी धर्म को देख करके आरक्षण नहीं मिलता है। किसी हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को आरक्षण नहीं मिलता है। उसमें जो जातियां होती है, जाति, उसको मिलती है आरक्षण। आरक्षण क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई समुदाय, कोई जाति का लोग आगे बढ़ रहा है, तो तुम आगे बढ़ो उतनी ही तेजी से। लेकिन जो लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको धक्का दे रही है, उनको फोर्स दे रही है कि तुम भी जरा आगे बढ़ो, उसके सामने में आओ, समानांतर लाइन में आओ और फिर साथ में चलो। यानी कि आरक्षण किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती नहीं है। यह आरक्षण जो पीछे छूट गए हैं उनको पुश बैक करती है कि तुम भी जरा आगे बढ़ो। ठीक है, और मेल फीमेल या कोई और जेंडर का है तो उसके आधार पर भी आरक्षण मिलता है। अब मान लीजिए कि कहीं बहुत सारा ऐसा जगह, जैसे आसाम में हो गया, झारखंड में हो गया, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, वहां लोग आज भी बहुत गरीब है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पानी ठीक से नहीं पहुंचता है, तो फिर वहां के लोगों को विशेष तरह से आरक्षण दिया जाता है, जन्म स्थल के आधार पर या जहां वो लोग निवास करते हैं उसके आधार पर। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके जाति के आधार पे या उसके लिंग, उसका धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता, जैसे मान लीजिए कि अभी भी गांव में क्या होता है कि जो छोटे जाति के लोग हैं वो लोग नीचे बैठते हैं। शहरों में हालांकि ये बहुत खत्म होने जा रही है, शहर में बहुत कम बचा है क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन गांव में अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि जाति के आधार पर अगर कोई छोटा व्यक्ति का जाति है तो उसके साथ छुआछूत किया जाता है, उनके साथ नहीं खाते हैं लोग, उनके साथ बैठते नहीं है,
यहाँ तक कि पहले तो उन लोगों को मंदिर में जाने की भी अनुमति नहीं थी। हालांकि इसको सरकार ने बहुत सुधारा है, भारतीय संविधान ने इसके लिए बहुत सारा आर्टिकल लिखा है। इसके लिए नियम भी आया था 1955 ईस्वी में, और 1989 ईस्वी में इसको और भी मजबूत किया गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 की ओर। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। जैसे ही पहले कोई लोग लगाते थे राय बहादुर साहब, रजिया सुल्तान, विदेशी, नाइटहुड, महाराज, इस तरह का जो लगाते हैं वो लोग उपाधि, इससे क्या होता है कि किसी और व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन का भाव पैदा होता है, भेदभाव का पैदा होता है। जैसे ही वो लोग अपने नाम के पहले ये सब चीज लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो लोग बहुत ऊंचे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और बाकी जो लोग हैं वो बहुत नीचे हैं। यानी कि दोनों समुदाय में, दोनों लोगों में भेदभाव का अनुभव पैदा होता है। इसीलिए इसको हटा दिया गया है। जो भी उपाधि है उसको एबोलिश कर दिया गया है पूरी तरीके से। जैसे कोई नेशनल अवार्ड आपको मिलता है, भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, कोई भी आपको मिलता है अवार्ड, तो उसको आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आप टाइटल के तौर पे नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे परमवीर चक्र मिल गया तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरा नाम परमवीर चक्र डी.के. धर्मात्मा है, नहीं, ये गलत है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत इसको गलत करार दिया गया है। वो आप अवार्ड लीजिए, लेकिन उसको आप टाइटल के रूप में नाम के पहले यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ लिख करके डॉक्टर की डिग्री उपाधि हासिल कर ली, तो मेरे नाम के पहले डॉक्टर जुड़ जाएगा, तो हम लगा सकते हैं। इंजीनियर जुड़ जाएगा, वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो शो करता है, मेरे नाम को शो नहीं करता है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव को शो नहीं करता है। वो शो करता है कि हमने अपनी पढ़ाई की बदौलत जो हासिल किया है, जो पोस्ट हासिल किया है, उसको वो शो करता है। या मान लीजिए कोई रैंक है, कोई दारोगा है, कोई एसपी है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, कोई भी है, मतलब कि आर्मी में जो रैंक होती है, तो वो शो करते हैं उनके पोजीशन को, उनके रैंक को, जो पढ़ाई की बदौलत, जो मेहनत की बदौलत उन्होंने हासिल किया है। इससे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का व्यवहार पैदा नहीं होता है। अब हम लोग सारे अनुच्छेद पे एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, स्टेट का उसमें डिफिनीशन है कि जो भी स्टेट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसका बताया गया है कि वो सब स्टेट होती है। फिर क्या है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो वो खत्म की जा सकती है उस केस में। अब देखिए, ये 2 हो गया, 12 और 13। 14 में क्या है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई चपरासी हो, सबको समान नजरों से देखती है, यानी कि यहाँ पे आ गया समानता। फिर 15 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके जाति, धर्म, लिंग को लेकर के, या उसका जो जन्म स्थल है उसको लेकर के, आप किस वंश का है, किस खानदान का है, उसको लेकर के आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी समानता की बात कही गई है। फिर 16 में क्या है, नियोजन, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी समानता की बात किया गया है। फिर 17 में क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत, मतलब किसी के साथ भी आप जाति, धर्म के आधार पर उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ भी समानता है, यानी सबके साथ समान व्यवहार आपको करना है। फिर 18 में क्या है, उपाधि को हटा दिया गया है। उपाधि को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि किसी और व्यक्ति के साथ आप ऊंचे नहीं दिखे और कोई और व्यक्ति जो है नीचे नहीं दिखे, इसलिए उसको हटा दिया गया है। यानी आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसमें समानता की बात किया गया है, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो समानता रूप से हो, सभी रूप से समानता का बात किया गया है, इक्वलिटी का बात किया गया है। इसीलिए भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या कहा गया है, इक्वलिटी कहा गया है, समानता का अधिकार इसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार को। यानी कि पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, ये खत्म हो गया।